नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का यूनिट 32 मॉड्यूल डी का यूनिट 32 कवर कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क क्या होती है, क्रेडिट रिस्क का मीनिंग क्या है, किस किस वजह से क्रेडिट रिस्क अफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करते हैं। अगर क्रेडिट में रिस्क है तो उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, यानी कि कम कैसे किया जा सकता है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उनका किस तरह का रोल रहता है बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो में, इस सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझिए, जब भी बैंक क्रेडिट में डील करेगा, जब भी बैंक लोन देगा, क्रेडिट में डील करेगा, तो रिस्क तो है। आपने किसी को पैसा दिया, माना बोरोवर की डेथ हो गई, माना उसका बिजनेस नहीं चला, माना फ्लड आ गया, माना उसकी सिक्योरिटी में डिटेरियोरेशन हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बैंक को रिस्क का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं ना, हम इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर किसी को पैसा देंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा वापस आएगा। तो ब्रॉडली 3 तरह की रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे तो रिस्क बहुत हैं क्रेडिट में, पर हम 3 रिस्क पे इसमें बात करेंगे। पहली ऑपरेशनल रिस्क है, दूसरी मार्केट रिस्क है, और तीसरी हमारी क्रेडिट रिस्क। सबसे पहले हम देखें ऑपरेशनल रिस्क क्या है। द एग्जाम्पल ऑफ सच रिस्क आर लॉसेस ड्यू टू फ्रॉड, डिसरप्शन एंड बिजनेस और डिसरप्शन ऑफ बिजनेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एक्सेट्रा। देखिए, बैंक में जब एम्प्लॉय काम करता है तो उससे कोई गलती हो सकती है। माना उसने आरटीजीएस करना था 10 लाख रुपए का, और उसने एक जीरो और बढ़ा दी और 1 करोड़ रुपए का आरटीजीएस हो गया। जिस अकाउंट में आरटीजीएस जाना था उसकी जगह दूसरे अकाउंट में आरटीजीएस चला गया, और उस आरटीजीएस का पैसा जिसके अकाउंट को क्रेडिट हुआ उसने पैसा निकाल लिया। अब इस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? बैंक को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय की गलती है। माना एम्प्लॉय की गलती से फ्रॉड हो गया, इंटरनल फ्रॉड ही हो गया। एक एम्प्लॉय वॉशरूम गया, इतने में उसका पासवर्ड इस्तेमाल करके दूसरे एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, तो कोई फ्रॉड हो गया, या किसी एम्प्लॉय की गलती की वजह से कोई नुकसान हो गया, या माना आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, इसी दौरान नेटवर्क चला गया, तो नेटवर्क के फेल्योर की वजह से भी कई बार ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं जिनसे बैंक को नुकसान होता है। एटीएम्स में आप देखते हैं ना, कई बार एटीएम में देखते हैं कस्टमर पैसा निकाल लेता है और उसके अकाउंट को डेबिट नहीं होता। कई बैंकों में इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। ये जो रिस्क है आपकी, ये ऑपरेशनल रिस्क है। ठीक है, पैसा तो निकाल लिया एटीएम से, पर उसके अकाउंट को डेबिट नहीं हुआ, या उसने 5,000 रुपये एटीएम से निकालना चाहा और निकल गए वहाँ से 20,000 रुपये, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गया या भूकंप आ गया, इसकी वजह से कोई नुकसान हो गया। तो डे टू डे वर्किंग जो है हमारी, उसमें अगर कोई गलती होती है तो ऐसी रिस्क को हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। अब हम बात करेंगे मार्केट रिस्क क्या है। देखिए, मार्केट रिस्क में क्या है, यानी कि मार्केट की वजह से कोई भी रिस्क, जैसे अब यहाँ देखिए, दीज आर द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्स मार्केट मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, फॉरेक्स एंड गोल्ड पोजीशन हेल्ड बाय द बैंक। अब आप देखिए, इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन मार्केट में होता है। इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन कैसे होगा? माना रेपो रेट चेंज हो गया तो उससे इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आया। एक्सचेंज रेट में करेंसी, देखिए बैंक के करेंसी में भी डील करती हैं। हमारा जो ट्रेजरी चलता है, ट्रेजरी में क्या काम होता है? करेंसी का भी काम होता है, फॉरेक्स का भी काम होता है। तो यहाँ भी बैंक को बराबर रिस्क बनी होती है। या जो सिक्योरिटी बैंक ने खरीद ली है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो सिक्योरिटी इन्होंने ली है, माना उसकी वैल्यू में चेंज हो गया, या फॉरेक्स की पोजीशन जो है, फॉरेक्स की रेट्स में फ्लक्चुएशन हो रहा है, या गोल्ड की रेट्स में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसकी वजह से जो रिस्क आएगी वो मार्केट रिस्क है। जो मार्केट में मूवमेंट आ रहा है उसकी वजह से, अभी देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट माना अपने पीक पे चल रहा है, अभी स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आ जाता है, मार्केट में कोई क्रैश आ जाता है, तो उसकी वजह से जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है वो एकदम से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की जो रिस्क है वो आपकी कहलाएगी मार्केट रिस्क। ओके, अब तीसरी रिस्क पे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है? यही मेजर रिस्क है। अगर बैंकों में आप देखेंगे तो क्रेडिट रिस्क मेजर रिस्क है। जो भी आप लोन दे रहे हैं, जो भी आप लोन दे रहे हैं, वहाँ पे रिस्क ही रिस्क है पूरा। देखिए, बैंक की मेन एक्टिविटी क्या है, बैंक का जो उद्देश्य क्या है, बैंकिंग का उद्देश्य क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना
और उस दूसरे ज़रूरतमंद को लोन की फॉर्म में उसे वापस देना। डिपॉजिट में माना बैंक आपको 8% ब्याज दे रहा है, 8 अभी तो 8 नहीं है, अभी तो 4 या 5% ही ब्याज है, और लोन पे आपसे 8 से 12% तक ब्याज चार्ज कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है, वही बैंक का प्रॉफिट होता है। परंतु डिपॉजिटर ने जो पैसा आपको दिया है वो तो जब चाहेगा तब आपसे लेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से बंधे हुए हैं। डिपॉजिटर को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आज हमारे पास पैसा नहीं है, 3 दिन बाद आइए, नहीं। परंतु लोन वाला आपको समय से पैसा कभी भी नहीं देगा। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो लोन में डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो क्रेडिट में हमेशा रिस्क बनी हुई है। क्रेडिट मेजरली 2 तरह से करते हैं हम, या तो फंड बेस लिमिट देते हैं और या नॉन फंड बेस देते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम फंड बेस के बारे में। देखिए फंड बेस में क्या है, जो पैसा आपने कस्टमर को दिया है, फंड बेस यानी जहां पैसा दे दिया, माना आपने एक सीसी लिमिट दे दी, वर्किंग कैपिटल लिमिट दे दी, या उसको टर्म लोन दे दिया, या किसी तरह की और फैसिलिटी दे दी उसको। अभी उसको टर्म लोन दिया आपने मशीन के लिए, अब उसका धंधा नहीं चल रहा है, अब ये मशीन को कोई खरीदने वाला नहीं है, तो जो सिक्योरिटी आपने एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस थी, जो प्राइमरी सिक्योरिटी ली, उसकी वैल्यू डिटोरेट हो गई। माना आपने कोलेटरल नहीं लिया, या कोलेटरल लिया तो उसमें कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो बैंक को रिस्क बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिकवरी का चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क बैंक में हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही नॉन फंड बेस में आपने किसी के फेवर में बैंक गारंटी इशू की या एलसी इशू की और इसको ऑनर नहीं किया, बैंक गारंटी को इन्वोक करा लिया बेनिफिशियरी ने। अब जो कस्टमर है जिसके बिहाफ पे आपने बैंक गारंटी इशू की है, वो पैसा पे करने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक का रिस्क बढ़ जाएगा ना। तो बैंक का रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है अगर यहाँ रिएम्बर्समेंट नहीं होता है नॉन फंड बेस में। और फंड बेस में जो है कस्टमर किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, उसका क्या कारण होंगे वो आगे हम एक्सटर्नल फैक्टर क्या हैं, इंटरनल फैक्टर क्या हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। परंतु ये 3 तरह की रिस्क है जिस पे हमने चर्चा की है। पहली है हमारी ऑपरेशनल रिस्क, जो ऑपरेशन में डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से होती है। दूसरी है मार्केट रिस्क, जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं इंटरेस्ट रेट के, एक्सचेंज रेट के, फॉरेक्स मार्केट में या सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसकी वजह से जो रिस्क आएगा वो मार्केट रिस्क है। और जो हम लोन पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, चाहे वो फंड बेस्ड है या नॉन फंड बेस्ड है, जिसको पैसा दिया उसने वापस नहीं किया, तो ये आपकी क्रेडिट रिस्क है। और मेजर रिस्क जो है बैंकों में क्रेडिट रिस्क ही है, क्योंकि बैंकों का जो मेजर काम है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जो ज़रूरतमंद है उसको वापस लोन की फॉर्म में देना। ठीक है, तो अभी हमने 3 रिस्क के बारे में बात कर ली। अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क किस किस वजह से होता है? देखिए 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्रेडिट रिस्क होगा। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है कि इस पे बैंक का कंट्रोल नहीं है, और इंटरनल फैक्टर जो है वो बैंक के कंट्रोल में है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में हम देखेंगे, दीज फैक्टर अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द कस्टमर एंड रिड्यूस द कैपेबिलिटी टू ऑनर द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द बैंक। बैंक के साथ में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है और जो कंडीशंस, टर्म कंडीशन बैंक ने दी हैं, उनको कई बार इन फैक्टर्स की वजह से कस्टमर ऑनर नहीं कर पाता। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होगा। जो फॉरेक्स में डील करते हैं, जो करेंसी में डील करते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन किस तरह से अफेक्ट करता है। अब इस पर ना तो कस्टमर का कोई कंट्रोल है और ना बैंक का कोई कंट्रोल है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। माना इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन रहेगा। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन में क्या है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और कभी इंटरेस्ट रेट घट रहा है। माना आपने एफडी तो ले रखी है 8% पे, ठीक है, और रेपो रेट आपका घटता ही जा रहा है। तो रेपो लिंक जितने भी लोन देते हैं, अभी आपको रेपो अगर घट रहा है तो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांसेस का घटाना पड़ेगा, पर डिपॉजिटर ने जो फिक्स अमाउंट, फिक्स रेट पे आपको डिपॉजिट दे दिया, उसको तो उसी रेट से आपको ऑनर करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है, हमारी जो एल्को कमेटी होती है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, उस पर प्रेशर आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट को जैसा ठीक लगता है उसके हिसाब से, इन्फ्लेशन को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ये फैक्टर्स डिसाइड करती है। इसके बाद है गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब आपका गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बताइए किस तरह का कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कुछ ऐसी इंडस्ट्री को माना आपने फाइनेंस कर रखा है जो तंबाकू में, गुटखे में, या चमड़ा उद्योग जो है, टेनरीज में जो डील कर रही हैं, माना गवर्नमेंट की कोई एडवर्स पॉलिसी आ गई उनके अगेंस्ट में। आपने बीच में देखा ना, पॉलीथीन इंडस्ट्री के लिए, पॉलीथीन पे गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई,
तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके सारे वो मैक्सिमम लोग डिफ़ॉल्ट कर गए, क्योंकि उनकी मशीनरीज बेकार हो गई। गवर्नमेंट ने बोल दिया इतने माइक्रोन की पॉलीथीन, इतने माइक्रोन से कम की पॉलीथीन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। बाद में बोल दिया पॉलीथीन को बंद ही कर देते हैं हम, वो जूट बैग्स पे आ गए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत इफेक्ट करती हैं जिस पे बैंकों का किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है। और लास्ट एक हो गया आपका पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में क्या आएगा, गवर्नमेंट चेंज हो गई माना। अभी गवर्नमेंट अगर अनस्टेबल है आपके कंट्री में या आपके स्टेट में, तो उसका भी काफ़ी सारा इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आएगा। ओके। और लास्ट है आपका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द बैंक। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ द बैंक का मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं चाइना में अभी काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, अफगानिस्तान में अलग इश्यूज चल रहे हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे अलग इश्यूज चलते रहते हैं। माना अभी जैसे देखिए अफगानिस्तान की वजह से जो ड्राई फ्रूट आ रहा है वो काफ़ी महंगा हो गया है। अब ऐसे में आपका जो बोरोवर है, आपका जो बोरोवर है उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। माना वो ड्राई फ्रूट्स में डील कर रहा है, ठीक है, माना वो किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहा है जिस पे किसी गवर्नमेंट के चेंज होने से, किसी कंट्री के पॉलिसी चेंज होने से उस पर इफेक्ट आ रहा है, तो भी हमारा क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है जो बैंक के कंट्रोल में नहीं होता। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करते हैं। तो हमने एक्सटर्नल फैक्टर में बात की एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन पे, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन पे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, पॉलिटिकल रिस्क पे और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द बैंक पे बात की। दीज फैक्टर लुक सिमिलर टू व्हाट इज मेंशन्ड अंडर मार्केट रिस्क। देखिए ये जो फैक्टर हैं, अभी हमने जो पिछला पेज है उस पर बात की थी कि ये मार्केट रिस्क जैसे लगते हैं आपको। ये जितने भी फैक्टर हैं, दीज फैक्टर्स मेंशन्ड अंडर मार्केट रिस्क एवं, बट वेयर द मार्केट रिस्क डायरेक्टली अफेक्ट ए बैंक, द फैक्टर मेंशन्ड हियर अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द कस्टमर, दस इंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट पोर्टफोलियो। देखिए मार्केट में अगर कोई रिस्क आएगा तो इसका इफेक्ट आएगा बैंक पे, बैंक पे इफेक्ट आएगा तो कस्टमर पे इफेक्ट आएगा, और कस्टमर हमारा कौन सा है, क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट पोर्टफोलियो आपका डिटोरिएट होगा, इससे क्रेडिट की क्वालिटी गिरेगी अगर मार्केट में किसी भी तरह का कोई रिस्क आता है, क्योंकि मार्केट में रिस्क होने से क्रेडिट पे आपका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। माना गवर्नमेंट चेंज हो गई, आप समझिए, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। 6 महीने तक, साल भर तक अनरेस्ट की पोजीशन रहती है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लाएगी क्या नहीं लाएगी, तो उस 1 साल के दौरान आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो हो सकता है काफ़ी डाउन हो जाए, हो सकता है उसकी क्वालिटी काफ़ी डिटोरिएट हो जाए। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिन पे बैंक का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। देखिए इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो बैंक के अपने कंट्रोल में हैं, इनको बैंक कंट्रोल कर सकता है। अब इंटरनल फैक्टर में क्या है, देखिए ओवर एक्सपोजर, जिसको हम कंसंट्रेशन रिस्क भी कहते हैं। माना एक पर्टिकुलर सेक्टर को या पर्टिकुलर सेगमेंट को या ज्योग्राफिकल रीजन को बैंक ने ज़्यादा पैसा दे दिया और उस सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई। समझिए रियल एस्टेट को पैसा दे दिया, बैंक ने रियल एस्टेट में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया और रियल एस्टेट में किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से डाउनफॉल आ गया या इसमें स्लो डाउन आ गया, तो बैंक को कितना बड़ा नुकसान होगा आप समझिए। जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा दे रखा है उसकी रिकवरी मुश्किल से होगी, उनसे रेगुलर ईएमआई रिकवर करना मुश्किल है, उनकी सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही किसी साइक्लिकल इंडस्ट्री में अगर बैंक ने एक्सेसिव लेंडिंग कर दी, यानी ज़्यादा दे दिया पैसा, साइक्लिकल का मतलब जो है खासतौर पर सीजनल इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है आपकी, तो साइक्लिकल इंडस्ट्री में अगर बैंक ने ज़्यादा लेंडिंग कर दी तो यहाँ भी इफेक्ट आ सकता है आपके क्रेडिट पोर्टफोलियो पे। अब देखिए इग्नोरिंग पर्पज ऑफ लोन, जिस पर्पज के लिए आप लोन दे रहे हैं वो पर्पज को ही आपने इग्नोर कर दिया। ये इंटरनल फैक्टर हैं जो बैंक के कंट्रोल में हैं, तो आपको पर्पज का ध्यान रखना है। जब भी हम पैसा देंगे हम ये इंश्योर करेंगे कि एंड यूज ऑफ फंड हमको इंश्योर करना है, जिस मकसद के लिए हमने पैसा दिया है उसी मकसद में जाना है। अगर मैंने टर्म लोन मशीन खरीदने के लिए दिया है तो उस टर्म लोन के पैसे से कस्टमर स्टॉक नहीं खरीद सकता, कभी भी उसको मशीनरी ही खरीदनी होगी। अगर मैंने फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा दिया है तो वो फैक्ट्री बनाने में ही इस्तेमाल होना चाहिए, उससे वो मशीन नहीं खरीद सकता। ठीक है। फॉल्टी लोन एंड रीपेमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग आपने लोन की स्ट्रक्चरिंग, रीपेमेंट की स्ट्रक्चरिंग गलत की है। माना कस्टमर क्वार्टरली पे कर सकता है, ठीक है, आपने उसकी ईएमआई मंथली बना दी,
या कस्टमर मंथली पे कर सकता है, आपने क्वार्टरली बना दी, या उसको हाफ ईयरली पे करना है, उसका बिजनेस इस तरह का है कि उसको हाफ ईयरली पे करने में ईजी होता है और आपने कहा नहीं आपको मंथली पे करना पड़ेगा। तो ये फॉल्टी लोन रिपेमेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसकी वजह से भी बैंक को रिस्क, क्रेडिट की रिस्क क्रिएट हो जाती है। ठीक है। डेफिशिएंसीज इन द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माना आपकी पॉलिसी में कोई फॉल्ट है, बैंक ने जो पॉलिसी बनाई है, बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई है, माना उसमें ही कोई फॉल्ट है, तो ये इंटरनल फैक्टर है जिसको बैंक सुधार सकती है, बैंक अपने लेवल पे इस पर डिसीजन ले सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है कहाँ गया, फॉल्टी लोन रिपेमेंट, डिफिशियंसी ऑफ द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। उसके बाद आता है लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए ब्रांच लेवल पे क्या होता है, जब हम अप्रेजल करते हैं, अगर आपने अप्रेजल में ही ध्यान नहीं दिया, प्री सैंक्शन स्टेज जो आपकी है, प्री सैंक्शन स्टेज में आपने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस नहीं किया है, तो आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ना ही बढ़ना है। आपने जब शुरुआत में ही लोन हल्के स्तर पे उसको अप्रेजल किया है, तो ऐसे बोरोवर्स को भी लोन मिल जाएगा जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, बाद में उनसे रिपेमेंट आना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मॉनिटरिंग आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। देखिए लोन देना बहुत आसान है, बैंकों में लोन देना बहुत ईजी हो गया है, परंतु किसी कस्टमर को मना करना आपके लिए सबसे दुविधा वाला काम होता है। आजकल कस्टमर जो है बैंकर से ज़्यादा समझदार है। आप देखिए, आपकी वेबसाइट पे जाइए, आप बैंक की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सारे लोन प्रोडक्ट, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने पीरियड में लोन बैंक को सैंक्शन करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। कस्टमर सारा पढ़ के आता है, जबकि हम बैंकर्स कई बार देख नहीं पाते हैं कि हमारी साइट पे क्या दिया हुआ है। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बताया, कस्टमर कहेगा सर आपकी साइट पे तो कम दिया हुआ है, आप ज़्यादा कैसे बता रहे हैं। तो कस्टमर बहुत अवेयर है। आपको क्वालिटी ऑफ अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ अप्रेजल पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो पैसा दिया है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जिस मकसद के लिए पैसा दिया है उस मकसद के लिए वो काम हो। अगर क्रेडिट अप्रेजल या मॉनिटरिंग आपका पुअर है तो आपका इंटरनल रिस्क बढ़ जाएगा, क्रेडिट रिस्क आपका बढ़ जाएगा। और लास्ट में दिया है द लैक ऑफ एफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म। कई बार बैंकें पैसा दे देती हैं परंतु रिकवरी मैकेनिज्म बहुत पुअर होता है। अगर हम रिकवरी पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर कोई भी कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा। देखिए कई बैंकें बहुत एग्रेसिव होती हैं रिकवरी में। मुझे याद है एक बैंक 90s में फेल होने के कगार पे था, फिर उसमें एक MD एंड CEO आई और उन्होंने रिकवरी मेजर्स को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो बैंक आज की तारीख में, आज की डेट में अगर देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक की लिस्ट में आता है। तो कई बैंक वॉर रूम बना के रखते हैं रिकवरी के लिए, R&R जिसको बोलते हैं, रिव्यू एंड रिकवरी के लिए वॉर रूम बना के रखते हैं। वॉर रूम का मतलब क्या है कि हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे, हमने जो पैसा दिया है वो हमको रिकवर करना ही करना है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं जिन पे बैंक ध्यान दे सकता है और अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो को इंप्रूव कर सकता है। जैसे ओवर एक्सपोजर नहीं करना है, एक्सेसिव लेंडिंग नहीं करनी है, साइक्लिकल इंडस्ट्री को, पर्पज ऑफ लोन को कभी इग्नोर करके नहीं चलना है, फॉल्टी लोन और रिपेमेंट स्ट्रक्चरिंग नहीं करना है, कस्टमर की ज़रूरत समझें, कस्टमर की रिपेमेंट कैपेसिटी समझें। लोन पॉलिसी बैंक की डेफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग, अगर ये होगा तब तो कोई नहीं बचा सकता। अगर आप अप्रेजल ही ठीक से नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो बैंक की रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और आखिर में आता है आपका रिकवरी मैकेनिज्म। बैंकों को वॉर रूम बनाना होता है, इसके लिए बैंकों को एफिशिएंट रिकवरी टीम बनानी होती है जो बराबर फॉलोअप करती रहे, बराबर पैसे को रिकवर करती रहे, क्योंकि हमको डिपॉजिटर्स का भी पैसा लौटाना होता है। तो दोस्तों हमने ये बात की एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, जिनकी देखिए हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पे बात की जिनकी वजह से क्रेडिट रिस्क एराइज होती है। एक्सटर्नल फैक्टर जो बैंक के कंट्रोल में नहीं है, और ये हमने बात की आपसे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में जो पूरी तरह से बैंक के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से बैंक कंट्रोल करके और इस रिस्क को कम कर सकता है। अब हम बात करेंगे उन स्टेप्स के बारे में जो रिस्क को मिटिगेट करने में काम आती हैं। स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट क्रेडिट रिस्क। मिटिगेट यानी रिस्क को कम करना। अब आप देखेंगे द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इज टू लिमिट द रिस्क विद इन एक्सेप्टेबल लेवल। देखो बैंक का एक एक्सेप्टेबल लेवल है, उसके अंदर अंदर हमको रिस्क को लाना है। बैंक को लगता है कि चलो हमारा 4% अगर नेट NPA हो जाएगा या 8% ग्रॉस NPA हो जाएगा, वहाँ तक हमको चलेगा, इससे नीचे जाने पे हमको दिक्कत जाएगी। अगर हमारा
ग्रॉस एनपीए 12% हो जाता है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो बैंक का एक एक्सेप्टेबल लेवल होता है, उस लेवल तक बैंक रिस्क ले सकता है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट टू लिमिट द रिस्क विद इन द एक्सेप्टेबल। बैंक का अपना एक्सेप्टेबल लेवल है, उस लेवल तक बैंक रिस्क बियर कर सकता है, क्योंकि रिस्क तो है। आप ऐसा सोचें कि आपने 10,000 करोड़ का लोन दिया और पूरा 10,000 करोड़ आपका रिकवर हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अदरवाइज ये प्रोविजनिंग की, आरबीआई की, इनकी जरूरत ही नहीं थी। अगर सारा पैसा हमने दिया और वही पैसा हमको पूरा वापस मिल गया तो इस सब की मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने के लिए बैंक क्या करता है, 10 मैक्सिमाइज द रिस्क ऑफ एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन क्रेडिट पोर्टफोलियो। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, RAROC जिसको कहते हैं, RAROC को मैक्सिमाइज करना बैंक का पर्पज होता है। देखिए बड़े प्रपोजल जब हम करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन क्रेडिट पोर्टफोलियो या रिटर्न ऑन कैपिटल, उसको हम इंश्योर करते हैं कि उतना रिटर्न हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ जो रिस्क बैंक को लेना पड़ेगा, पर बैंक की एक्सेप्टेबल लिमिट में हो। बैंक RAROC डिसाइड करता है उसके लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, और उसके बेसिस पर बैंक आगे बढ़ता है। देखिए आप क्रेडिट के लिए मना नहीं कर सकते, अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट कहाँ से देंगे। तो हमको क्रेडिट भी देना है और रिस्क को भी मिटिगेट करते चलना है कि रिस्क है, परंतु उस रिस्क के साथ में हम कैसे आगे बढ़ें। अब देखिए 2 लेवल पे हम बात करेंगे यहाँ पे रिस्क मिटिगेशन पे। पहला है मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल यानी बड़ा लेवल, बैंक का लेवल। ये मैक्रो लेवल मतलब बैंक लेवल पे, और माइक्रो लेवल मतलब ब्रांच लेवल पे। पहले हम बैंक लेवल की बात करेंगे कि बैंक के लेवल पे हम रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। द रिस्क टू द ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक आर मिटिगेटेड थ्रू, कैसे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ नॉर्म्स एंड fixing internal limit for aggregate commitment to specific sector of the industry or business so that the exposure are evenly spread over various sectors and the likely loss is retained within the tolerable limit। जैसे हमने पहले बात की थी, एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा पैसा नहीं देना है, रिस्क को स्प्रेड करके चलना है। फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ नॉर्म्स को फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना है बैंक ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं। इंटरनल लिमिट्स जो बना रखी हैं सेक्टर वाइज, सेक्टर स्पेसिफिक जो लिमिट बना रखी हैं उनको रिव्यू करना है, सो दैट द एक्सपोजर आर इवनली स्प्रेड। हर सेक्टर में जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम अपना एक्सपोजर ले सकें। एक सेक्टर को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना है, क्योंकि उस सेक्टर में अगर कोई भी इशू आ जाता है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आपने ज़्यादा पैसा दे दिया और रियल एस्टेट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, या स्टील सेक्टर में आपने ज़्यादा पैसा दे दिया और स्टील सेक्टर में किसी भी वजह से इंटरनेशनल मार्केट की वजह से क्रैश आ गया या वहाँ पर एडवर्स सिचुएशन आ गई, तो आपका मेजर पैसा इसमें डूब जाता है। तो यदि लॉस होता भी है तो इस तरह से हम उसको स्प्रेड करके चलें कि बैंक इसको बियर कर सके। ठीक है। अब देखिए, बैंक आल्सो पीरियडिकली रिव्यू द लोन पॉलिसीज रिलेटिंग टू एक्सपोजर नॉर्म्स। बैंक की जो लोन पॉलिसीज हैं उनको समय समय पर बैंक को रिव्यू करना होता है कि सिंगल बोरोवर एक्सपोजर कितना होना है, जैसे 15% है, ग्रुप बोरोवर 40% होना है, तो इसको भी कम ज़्यादा ये रिस्क को हम एडजस्ट करते हुए चलेंगे। ये मैक्रो लेवल पर काम होता है, बोर्ड लेवल पर काम होता है, बैंक के लेवल पर काम होता है, इसमें ब्रांच का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। ये मैनेजमेंट डिसीजन लेता है इस तरह के कि किस सेक्टर को कितना हमको एक्सपोजर देना है, किस में कंसोर्शियम में जाना है, किस में कंसोर्शियम में नहीं जाना है। ये ब्रांच लेवल के प्रपोजल्स नहीं होते हैं, सारे बोर्ड लेवल के प्रपोजल्स होते हैं। फिर सिंगल बोरोवर को मैक्सिमम कितनी लिमिट दे सकते हैं, ग्रुप बोरोवर्स को कितनी दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कभी भी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं, जो अलग अलग फंक्शनरीज को दी जाती हैं, जैसे स्केल 1 ऑफिसर की अलग पावर है, स्केल 4 की अलग पावर है, स्केल 6 की अलग पावर है, कई ब्रांच ऐसी होती है ना जो DGM हेडेड हैं, तो सबकी डिस्क्रिशनरी पावर अलग अलग है। इन डिस्क्रिशनरी पावर्स को भी बैंक ज़रूरत के हिसाब से घटाता और बढ़ाता रहता है। तो हर लेवल पे इसको बढ़ाते घटाते रहना होता है बैंक को। पॉलिसीज को जब जब रिव्यू करते हैं तब देखते हैं कि क्या क्रेडिट का फ्लो बढ़ाना है, तो हर जो स्केल के मैनेजर्स हैं उनका डिस्क्रिशनरी पावर बढ़ा देते हैं। अगर क्रेडिट स्क्वीज करना है तो पावर्स घटा देते हैं। ये बोर्ड लेवल का काम है, मैक्रो लेवल का काम है जो बैंक को करना होता है। ठीक है। इसके अलावा
Many banks classify their credit portfolio based on some parameters of quality and periodically review this to avoid any rude shocks relating to credit losses। देखिए, अचानक कोई क्रेडिट लॉस हो, इसके लिए बैंक समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को, जितना भी क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसके पैरामीटर्स में उसकी क्वालिटी को, इसको रिव्यू करता रहता है। इसके लिए बैंक ने ऑडिट इंस्पेक्शन का अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जो हेड ऑफिस लेवल पे, जोनल ऑफिस लेवल पे, रीजनल ऑफिस लेवल पे पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहते हैं और देखते हैं कि कहाँ कितनी रिस्क है और उसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा देखेंगे हम, अर्लियर आरबीआई हैड मेड इट मैंडेटरी टू क्लासीफाई पोर्टफोलियो बाय असाइनिंग हेल्थ कोड टू ईच अकाउंट। देखिए, पहले हेल्थ कोड सिस्टम चलता था अकाउंटों में, हेल्थ कोड 1 है, हेल्थ कोड 2 है, हेल्थ कोड 3 है, यानी कि अकाउंट की हेल्थ कैसी है। बाद में ये हेल्थ कोड सिस्टम बैंक ने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह सिस्टम कर दिया SMA का, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 0, SMA 1 और SMA 2 का कंसेप्ट लिया। SMA 0 यानी 30 दिन तक का, ये 60 दिन तक का और ये 90 दिन तक का। आप जानते हैं ना, 91st डे को आपका अकाउंट NPA हो जाता है अगर उसमें रिकवरी नहीं आ रही है। तो ये हेल्थ कोड सिस्टम था, ये पहले चलता था, अभी इसको ख़त्म कर दिया RBI ने, उसकी जगह SMA का, स्पेशल मेंशन अकाउंट का सिस्टम ला दिया। अब देखिए, हेल्थ कोड या SMA जो भी अकाउंट है उससे आपको पता चलता है कैसे। कोई अकाउंट आपका SMA 0 कैटेगरी में आ गया, यानी 1 दिन से लेके 30 दिन तक का उसका ओवरड्यू है। अगर आप इसी लेवल पे इसको फॉलोअप कर लेंगे, आप अगले सेगमेंट में यानी SMA 1 में नहीं जाने देंगे। SMA 1 क्या है? 31 दिन से 60 दिन का अगर आपका ओवरड्यू चल रहा है, बोरोवर का EMI या इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया है, EMI और इंटरेस्ट दोनों पे नहीं किया है, तो ये जो सिस्टम बनाए हुए हैं, हेल्थ कोड के जो सिस्टम थे या SMA के जो सिस्टम बनाए हुए हैं, वो इसलिए बनाए हुए हैं कि आपको पता रहे कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ खिसक रहा है, NPA की तरफ तो नहीं जा रहा है आपका पोर्टफोलियो। तो ये मिटिगेट करने के तरीके हैं मैक्रो लेवल पे। बैंक ने एक पॉलिसी बना दी है, RBI ने जो गाइडलाइंस बैंकों को दी उसके बेसिस पे बैंक ने एक पॉलिसी बना दी, बैंक ने ब्रांचों को परकोलेट कर दिया। अब ये माइक्रो लेवल का काम है कि हर जो अकाउंट है उसमें कैटेगराइज करें कि वो SMA की कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, बैंक का पैसा डूबने की स्थिति में तो नहीं है। ओके, आगे देखेंगे, नॉर्मली बैंक आल्सो फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू रिहेबिलिटेशन, कंप्रोमाइज, रिकवरी एंड राइट ऑफ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो। देखिए, आप जानते हैं प्रोविजनिंग का एक हमारा सिस्टम चलता है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट है तो अलग प्रोविजनिंग होगी, डाउटफुल अकाउंट है तो अलग प्रोविजनिंग होगी और लॉस अकाउंट है तो अलग प्रोविजनिंग होगी। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट में 80%, 90% या 100% तक प्रोविजनिंग हम कर चुके होते हैं, क्योंकि RBI के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से हमको प्रोविजनिंग करनी होती है। समझिए, आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में लोन दिया, PMEGP में ही लोन दिया या NRLM में एक लोन दिया, बोरोवर पैसा पे नहीं कर रहा है, आपका अकाउंट 4 साल से 5 साल से NPA कैटेगरी में पड़ा है। इस दौरान हेड ऑफिस लेवल पे आपकी प्रोविजनिंग हो गई, इस अकाउंट में समझिए 100% प्रोविजनिंग हो गई। अभी समझो PMGP का अकाउंट है, इसमें 15 लाख आउटस्टैंडिंग है, आपने इंटरेस्ट और लगा दिया तो 2 लाख का इंटरेस्ट भी इसमें आउटस्टैंडिंग है, 17 लाख का आउटस्टैंडिंग है। अब बोरोवर की स्थिति ऐसी नहीं है, ना तो आप सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं, सिक्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि ऐसे अकाउंटों में जब NPA होते हैं तो सिक्योरिटीज़ तो आपकी खत्म हो जाती है। तो माना सिक्योरिटी सेल करके भी बैंक देख रही है कि इसमें 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोविजन हम 100% कर चुके हैं। अब बोरोवर कहता है कि साहब आप मेरे से 5 लाख रुपए ले लीजिए और मेरा अकाउंट सेटल कर दीजिए, कंप्रोमाइज़ कर दीजिए, बाकी पैसा राइट ऑफ कर दीजिए। अभी अगर इसमें बैंक 5 लाख रुपया देता है तो बैंक को ये नेट प्रॉफिट होता है। तो हर बैंक ने अपनी कंप्रोमाइज पॉलिसी बना रखी है, अपनी रिकवरी पॉलिसी बना रखी है, कितना राइट ऑफ कर सकते हैं स्केल वाइज, स्केल 1 की पावर अलग, स्केल 2 की पावर अलग, स्केल 3 की पावर अलग, AGM की पावर अलग, DGM की पावर अलग, रीजनल मैनेजर की पावर अलग, सबको अलग अलग पावर्स दे रखी हैं। जिसकी पावर में है वो राइट ऑफ करके ये पैसा रिकवर कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आपके प्रॉफिट में जाता है। इस तरह से बैंकें अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करके रहती हैं कि रिहेबिलिटेशन किस केस में करना है, कंप्रोमाइज पे कहाँ जाना है, रिकवरी कैसे करनी है, राइट ऑफ कितना कर सकते हैं, ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में भी हम बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट निकाल सकें, जो मिल जाए वो ले सकें। जब हम 100% प्रोविजन कर चुके हैं उसका, तो उसमें जो भी पैसा आएगा वो आपके प्रॉफिट में डायरेक्ट ऐड होता है। इसलिए बैंकें ये पॉलिसी बना के रखती हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने की आपसे मैक्रो लेवल की। मैक्रो लेवल यानी बैंक के लेवल पे बैंक क्या करता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, ये हमने सारा यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम माइक्रो लेवल की बात करेंगे, ब्रांच लेवल पे क्या करना है। ब्रांच लेवल पे दिस पर्टेन्स टू पॉलिसीज ऑफ द बैंक रिगार्डिंग कंप्लायंस विद अप्रेजल स्टैंडर्ड,
यानी कि कंप्लाइंस से रिलेटेड बैंक की पॉलिसी क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है कि बैंक ने जो पॉलिसीज बना रखी हैं उनका आपको उनका पालन करना है। ठीक है, देखिए कंप्लाइंस के लिए बैंक पॉलिसी बनाता है, बैंक समय समय पर ट्रेनिंग्स देता है कि किस तरह से कंप्लाइंस सिर्फ लोन्स में ही नहीं होता, कंप्लाइंस आपके डिपॉजिट्स में भी होते हैं, केवाईसी का भी कंप्लाइंस है, दूसरे आपके जो फैक्टर्स हैं उनमें भी कंप्लाइंस चलता है। तो इसके लिए बैंक क्या करता है, समय समय पर ऑडिट इंस्पेक्शन कराता है, कंप्लाइंस की ट्रेनिंग देता है। अप्रेजल स्टैंडर्ड्स की भी बैंक बात करता है कि अप्रेजल में किस किस स्टैंडर्ड को ब्रांच को ध्यान रखना है। कोई भी प्रपोजल जब आप अप्रेज करेंगे तो उसमें बैंक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका ध्यान रखते हुए हमको ब्रांच लेवल पे काम करना है। ठीक है, कंप्लायंस विद सैंक्शनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस। जब आप सैंक्शन करेंगे किसी भी लोन को तो कंप्लायंस पॉलिसी को बैंक की ध्यान रखना है कि बैंक ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या बनाए हुए हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। ऐसे ही जब लोन प्रोसेस आप करेंगे, डिलीवर करेंगे या डिसबर्समेंट करेंगे तब भी आपको कंप्लायंस पॉलिसी क्या कहती है। जैसे एंड यूज ऑफ फंड्स की बात करूँ मैं, माना आपने एक हाउसिंग लोन दिया, हाउसिंग लोन में अगर ये कंस्ट्रक्शन का लोन है तो बैंक की कंप्लायंस पॉलिसी कहती है आपको ईच स्टेज पे स्टेज वाइज इसका डिसबर्समेंट करना है। स्टेज वाइज डिसबर्समेंट करेंगे, माना आपने 20 लाख का लोन दिया है, फर्स्ट स्टेज में आपने 3 लाख रुपया दिया, तो आपको सेकंड स्टेज का लोन जब दूसरा डिसबर्स करेंगे उससे पहले आपको इसका इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करके आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में रिपोर्ट लगानी है और आपको इंश्योर करना है कि जो 3 लाख रुपए आपने दिया है वो जिस एक्टिविटी के लिए दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें इस्तेमाल हो गया, उसके बाद ही आप दूसरा अगला इंस्टॉलमेंट उसको रिलीज करेंगे। तो ये कंप्लायंस विद सैंक्शनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस है। ओके, फिर है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजल, कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल। इसका मतलब क्या है, आपने जब पैसा दे दिया तो उसको मॉनिटर करना है। जैसा मैं अभी बता रहा था, आपको समय समय पर इंस्पेक्शन करना है। रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजल्स, समय समय पर इनको रिव्यू करते रहना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल। ऑब्टेंशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ब्रांच लेवल पे तो आपको यही चीज़ें देखनी होंगी ना, जो प्रपोजल आप बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं, क्या उसमें बैंक की पॉलिसीज का आपने ध्यान रखा है, क्या कंप्लायंस का ध्यान रखा है, डिसबर्समेंट के टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो प्रिकॉशंस लिए या नहीं, आपने इंस्पेक्शन किया है या नहीं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपकी लगाई हुई है या नहीं, आपने रेटिंग की है या नहीं, इंटरनल रेटिंग की है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स आपको माइक्रो लेवल पे देखने होते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी जो आप लेते हैं उसमें आपने जो लीगल रिपोर्ट बनाई है और जो एडवोकेट बनाता है वो लीगल रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपने मेमोरेंडम लिया है या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो लेवल पे बैंक को देखनी होती हैं। क्रेडिट रेटिंग अपडेशन एंड क्रेडिट स्कोरिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एरिया। देखिए, हर बैंक का रेटिंग का अपना इंटरनल सिस्टम है, समय समय पर बैंक रेटिंग करते रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सिक्योरिटी में डिटेरियोरेशन हो सकता है, आपके फाइनेंशियल्स में डिटेरियोरेशन हो सकता है, जो कस्टमर ने बैलेंस शीट दी है, ठीक है, आप फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हैं, उसकी कोलेटरल को ध्यान में रखते हैं, बोरोवर की रेटिंग को ध्यान में रखते हैं, गारंटर के पास क्या क्या सिक्योरिटी है उसको देखते हैं। इसके बेसिस पे आप सारा इंटरनल रेटिंग करते हैं, क्रेडिट रेटिंग करते हैं बोरोवर की, और रेटिंग के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि एक्सपोजर इसका बढ़ाना है या घटाना है। देखिए, जब भी आप लोन को रिव्यू या रिन्यू करेंगे, जब भी आप लोन को रिव्यू करेंगे या रिन्यू करेंगे तो हम उसकी फिर से रेटिंग करते हैं कस्टमर की। अभी समझिए उसकी रेटिंग जो भी है, बैंकों का अपना अपना सिस्टम है। जैसे एसबीआई है, एसबीआई जो रेटिंग करता है, जैसे एसबीआई रैम 01 है, माना एसबीआई रैम 01 है, ये इनकी हाईएस्ट रेटिंग है, और एसबीआई रैम 10 इनकी लोएस्ट रेटिंग है। अभी जब आपने प्रपोजल दिया तब एसबीआई रैम 03 थी इनकी रेटिंग, जो एक्सेप्टेबल थी, बैंक ने ले ली। अभी जब रिव्यू कर रहे हैं तो ये 05 हो गई। अभी जब इसकी रेटिंग डाउन हो रही है कस्टमर की, तो आप क्या करेंगे, क्या इसका पोर्टफोलियो बढ़ाना प्रीफर करेंगे? बिल्कुल प्रीफर नहीं करेंगे। ये माइक्रो लेवल का काम है, ये ब्रांच लेवल का काम है। अगर इसकी रेटिंग जो है रैम 03 से बढ़कर 02 हो गई, यानी इंप्रूव हो रही है इसकी रेटिंग, इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब क्या, या तो फाइनेंशियल से इंप्रूव हो रहे हैं, या कोलेटरल की वैल्यू बढ़ गई है, या उसकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, पर्सनल जो उसकी नेटवर्थ है वो बढ़ गई है, गारंटर की या बोरोवर की, उसकी वजह से उसकी रेटिंग बढ़ गई है। तो ऐसे केस में बैंक प्रीफर करता है कि इसका पोर्टफोलियो बढ़ा दिया जाए। तो माइक्रो लेवल पे हमको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ब्रांच लेवल पे बैंक की कंप्लायंस पॉलिसी क्या है,
बैंक का अप्रेजल स्टैंडर्ड क्या है, सेंक्शनिंग के टाइम पे, डिसबर्समेंट के टाइम पे आपको किस तरह से पैसा देना है और क्या क्या ध्यान रखना है, सिक्योरिटी जो ले रहे हैं उसको आपको किस तरह से मॉनिटर करना है, उसका लीगल रिपोर्ट कराना है, प्रॉपर वैल्यूएशन कराना है। इसके अलावा इंटरनल रेटिंग करनी है, रेटिंग को भी देखना है, रेटिंग के बेसिस पे ही बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो ये सारे इंटरनल मैटर हैं, इंटरनल माइक्रो लेवल पे करने के काम है। फॉर ट्रांसफर रिस्क इन लार्ज वैल्यू अकाउंट बैंक कैन रिसोर्ट टू कंसोर्टियम मल्टीपल बैंकिंग एंड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। देखिए, इन लार्ज वैल्यू ऑफ अकाउंट्स जहां टिकट साइज बड़ा होता है, माना 1000 करोड़ का लोन करना है, बैंक कैन रिसोर्ट टू कंसोर्टियम और मल्टीपल लैंडिंग। देखिए, मैंने आपको कौन से चैप्टर में, शायद टर्म लोन वाले में, कंसोर्टियम, मल्टीपल लैंडिंग और सिंडिकेशन के बारे में बताया है। कंसोर्टियम क्या होता है, माना 3 बैंकें मिलकर A+B+C 1000 करोड़ का फाइनेंस कर रही हैं। तो अभी 1000 करोड़ का फाइनेंस करिए, माना ए लीड बैंक है, इसने 500 करोड़ दिया, बी जो है दूसरी बैंक है जिसने 200 करोड़ रुपया दिया, सी ने 300 करोड़ रुपया दिया। अब रिस्क स्प्रेड हो गया ना 3 बैंकों में। ऐसे ही मल्टीपल लेंडिंग में होता है। मल्टीपल लेंडिंग में एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होता है, बैंकें अपना इंडिपेंडेंट देती हैं, परंतु एक ही बरोर को अलग अलग बैंक लोन देती हैं। तो जहाँ पे लार्ज वैल्यू एडवांस होते हैं ब्रांच लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हालांकि कंसोर्शियम या मल्टीपल लेंडिंग के जितने भी प्रपोजल होते हैं ज़्यादातर बोर्ड लेवल के होते हैं या हायर लेवल के होते हैं, ब्रांच लेवल पे ये सेंक्शन नहीं होते हैं। तो बैंक अपनी रिस्क को जो है मिटिगेट करने के लिए ऐसा भी कर सकती है कि माना हाई वैल्यू एडवांस आ रहा है आपके पास में, लार्ज वैल्यू एडवांस आ रहा है, तो आप कंसोर्शियम में चले जाएं, मल्टीपल लेंडिंग में चले जाएं या सिंडिकेशन में चले जाएं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक डेरिवेटिव लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इनका भी यूज करती है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पे अलग से आपको वीडियो हम देंगे, उसमें इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी बात किस पे हो गई, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। जब रिस्क को मिटिगेट करने की बात आएगी तो मैक्रो लेवल पे किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि फ्रीक्वेंट रिव्यू एक सेक्टर में ज़्यादा पैसा नहीं देना है, या जो डीएलपी है या डिस्क्रिशनरी पावर है हर स्केल पे उसको बढ़ाते घटाते रहना है। क्रेडिट पोर्टफोलियो को टाइम पे क्वालिटी वाइज उसको रिव्यू करना है। इसके अलावा एसएमए स्टेटस जो है बैंक का उसको भी रिव्यू करते रहना है, कितने अकाउंट एसएमए 0 में जा रहे हैं, कितने एसएमए 1 में जा रहे हैं, कितने एसएमए 2 में जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक की कंप्रोमाइज पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, राइट ऑफ पॉलिसी, उसको भी रिव्यू करते रहना। ये मैक्रो लेवल का काम है। और माइक्रो लेवल पे बैंक क्या कर सकती है, कंप्लाइंस का ध्यान रखे, अप्रेजल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखे, सेंक्शनिंग और डिसबर्समेंट के टाइम पे कंप्लाइंस का ध्यान रखे, मॉनिटर करते रहे अकाउंट को, कैटेगरी ऑफ प्रपोजल्स को, कोलेटरल सिक्योरिटी पे ध्यान दें कि उसका लीगल रिपोर्ट ठीक से बनाया या नहीं, उसका वैल्यूएशन ठीक से हुआ या नहीं। रेटिंग जो है, रेटिंग पे खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रेटिंग कस्टमर का बढ़ रहा है या घट रहा है, उस पर भी आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो काफ़ी सारा डिपेंड करता है। और जहाँ लार्ज वैल्यू एडवांस होते हैं वहाँ पे बैंक कंसोर्शियम का सहारा ले सकती है, कंसोर्शियम में जा सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके लास्ट सेगमेंट पे जो है हमारा क्रेडिट रेटिंग का। देखिए, क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2 तरह की क्रेडिट रेटिंग होती है, एक तो है आपकी इंटरनल और दूसरी है आपकी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में देखो केयर, क्रिसिल, ठीक है ना, केयर, क्रिसिल, इकरा, ये सब रेटिंग एजेंसी हैं, स्मेरा, ये सारी रेटिंग एजेंसी आपकी एक्सटर्नल हैं। और इंटरनल में बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसी यूज करता है, जैसे एसबीआई रैम है 01 से लेके एसबीआई रैम 10 तक, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिंग डिसाइड करते हैं, ये जैसा पिक्चर देख रहे हैं आप, पुअर रेटिंग है, वेरी पुअर है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है। इसके बेसिस पे ही क्रेडिट के डिसीजंस लिए जाते हैं। अब देखिए कैसे क्रेडिट के डिसीजंस लेंगे। द लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन ईच लोन प्रपोजल डिपेंड ऑन द यूनिक फीचर ऑफ द प्रपोजल। हर एक प्रपोजल का अलग अलग फीचर होता है। Two similar project with different promoters may be appraised by bank as having different credit risk। देखिए, 2 एक जैसे प्रपोजल हैं जहां प्रोमोटर्स अलग अलग हैं तो उनकी जो रिस्क है वो अलग आएगी। 2 डिफरेंट प्रपोजल हैं जहां सेम प्रोमोटर है, उनका रिस्क अलग आएगा, क्रेडिट रिस्क जो है उनका अलग आएगा। While appraising a credit proposal, the risk involved is also measured and often quantified by way of rating with the following objectives। देखिए, जब भी
कोई भी क्रेडिट प्रपोजल करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, कुछ उद्देश्य होते हैं जिसकी वजह से हम उनका रेटिंग करते हैं। रेटिंग के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं? टू डिसाइड अबाउट एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग विद मॉडिफिकेशंस स्पेशल कोवेनेंट। आप देखिए कोई भी प्रपोजल है, माना उसका रेटिंग वेरी पुअर आ रहा है, हम रिजेक्ट करेंगे। पुअर आ रहा है हम रिजेक्ट करेंगे। अगर उसका रेटिंग गुड आ रहा है या एक्सीलेंट आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, माना उसका रेटिंग एवरेज आ रहा है, बैंक की अपनी पॉलिसी है, उसके हिसाब से रेटिंग जहां तक एक्सेप्टेबल है, अगर एक्सेप्टेबल की रेंज में आ रहा है परंतु बॉर्डर लाइन पे आ रहा है तो बैंक क्या करती है, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। उस केस में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आप देखेंगे ना आजकल बैंकों ने लोन को क्या किया है, सिबिल से लिंक कर दिया है। अगर आप हाउसिंग लोन लेने या 4 व्हीलर लोन लेने जाएंगे तो बैंक कहता है अगर आपका 800 प्लस स्कोर है तो हम आपको 7% पर लोन दे देंगे। अगर आपका 790 स्कोर है तो हम आपसे 7.35% चार्ज करेंगे। यही तो रेटिंग है आपका। क्रेडिट रेटिंग आप एक्सटर्नल या इंटरनल दो ही तरह से क्रेडिट रेटिंग होती है। तो बैंक ये डिसाइड कर सकता है कि किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है और किसको मॉडिफिकेशंस के साथ एक्सेप्ट करना है या स्पेशल कोवेनेंट यानी खास कुछ कंडीशंस डाल दी उसमें, उनके साथ में उसको एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा टू डिटरमाइन द प्राइसिंग, अभी जैसा मैं आपको बता ही रहा था, प्राइसिंग यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज। ये रेटिंग ही डिसाइड करेगी कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगना है। हर एक बैंक की पॉलिसी है और हर एक बैंक चाहता है कि जिसकी रेटिंग पुअर है, पुअर यानी एक्सेप्टेबल लेवल में है पर डाउन है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर चार्ज किया जाए ताकि ऐसे कस्टमर को डिस्करेज भी किया जा सके। बैंक अच्छे कस्टमर्स चाहता है हमेशा, पुअर कस्टमर कभी नहीं चाहेगा। नेक्स्ट है हमारा टू हेल्प इन मैक्रो इवेल्युएशन ऑफ टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो बाय क्लासिफाइंग इट ऑन द रेटिंग एलोटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट। देखिए बैंक क्या करता है, पूरे पोर्टफोलियो को, बैंक का जितना भी पोर्टफोलियो, माना बैंक का 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसको पूरे पोर्टफोलियो को रेटिंग करता है, डिफाइन करता है, क्लासीफाई करता है कि ए रेटेड कितने अकाउंट हैं, ए प्लस कितने हैं, बी रेटेड कितने हैं, सी रेटेड कितने हैं। इसके बेसिस पे बैंक इसको डिसाइड करता है। पूरे क्रेडिट पोर्टफोलियो का क्लासिफिकेशन होगा और फिर ये तय होगा कि पोर्टफोलियो का ओवरऑल क्लासिफिकेशन क्या है, कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमारी रेटिंग के नीचे जा रहे हैं। आप देखिए कभी भी आप देखेंगे, माना SBI रैम 06 तक के प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। कोई प्रपोजल है जो 05 था जब सेंक्शन किया, अभी वो 07 हो गया। अभी बैंक क्या करेगा, ये 07 वाले को ना तो कोई नया एक्सपोजर देगा ना उसको रिन्यू करना चाहेगा, तो बैंक क्या करेगा, इस केस में रिकॉल भी कर सकता है एडवांस को। तो ये बैंक की पॉलिसीज हैं जो रेटिंग पे भी डिपेंड करती हैं कि कस्टमर की रेटिंग क्या है। बैंक ओवरऑल जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसको मैक्रो एवेल्यूएशन करता है, बैंक लेवल पे उसका एवेल्यूएशन करता है और उसके बेसिस पे evaluation of the credit portfolio by classifying it on the rating allotted to individual account। हर एक अकाउंट को जो रेटिंग दी है उसके बेसिस पे बैंक ओवरऑल मैक्रो लेवल पे इसका क्लासिफिकेशन करता है। क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स, मोस्ट बैंक यूज देयर ओन मॉडल। जैसे मैंने बताया इंटरनल रेटिंग में बैंकों के अपने अपने मॉडल हैं, उसी पे बेस्ड बैंक जो है रेटिंग करता है हर एक अकाउंट की। ओके, अब आगे चलते हैं। बैंक कैन आल्सो यूज एक्सटर्नल रेटिंग। मैं आपको बता ही चुका हूँ, केयर, इकरा, क्रिसिल, स्मेरा, अभी इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब रेटिंग की बात करेंगे तब अलग वीडियो में देखेंगे इसको। बैंक कैन आल्सो यूज एक्सटर्नल रेटिंग। आप जानते हैं RBI की पॉलिसी कहती है 5 करोड़ से ऊपर का अगर कोई एक्सपोजर आप दे रहे हैं तो एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी से आपको रेटिंग कराना जरूरी है। ठीक है ना। जब रेटिंग कराते हैं तो इसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं, ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ रिस्क एरियाज कवर्ड आर प्रमोटर मैनेजमेंट एस्पेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमोटर चोर है किसी भी कंपनी का, मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है, तो कितना भी अच्छा बिजनेस चल रहा है वो नीचे ही जाएगा, उसको ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रमोटर की इमेज क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये सबसे पहला काम है रेटिंग एजेंसियों का, देखना कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं। इसके बाद सिक्योरिटीज, ये तो सभी एस्पेक्ट में होता है। सिक्योरिटीज देखेंगे कि क्या सिक्योरिटी वो ऑफर कर रहे हैं, बैंक को कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम देखते ही हैं। और इसके अलावा बिजनेस रिस्क क्या है या प्रोजेक्ट जो हम फाइनेंस करने जा रहे हैं वो रिस्क क्या है, ये भी हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं जब भी किसी भी रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराते हैं तो। ठीक है, लास्ट में इसमें दिया है ड्यू टू डायनेमिक मार्केट सिनेरियो रेटिंग रिक्वायर्स पीरियोडिकल रिव्यू।
चूँकि मार्केट का सिनेरियो चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम डायनेमिक नेचर का होता है, इसलिए जो रेटिंग हम कराते हैं उसका पीरियोडिकल रिव्यू भी करना चाहिए। हमारी इंटरनल जो रेटिंग है उसका तो रिव्यू हम करते ही रहते हैं, 6 महीने में या साल भर में हम उसका रिव्यू करते हैं। कम से कम जब रिव्यू करते हैं अकाउंट को या रिन्यू करते हैं तब तो हम उसकी रेटिंग करते ही हैं फिर से। परंतु एक्सटर्नल रेटिंग जो है उसका भी टाइम टू टाइम रिव्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो दोस्तों ये हमने यूनिट 32 का फर्स्ट पार्ट कवर किया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर इन द सेकंड पार्ट। अब देखिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इस यूनिट में क्या क्या कवर किया है। देखिए हम शुरू से जहाँ से चले हैं, सबसे पहले हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस किस तरह की रिस्क होती है, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। फिर हमने फैक्टर देखे कि क्रेडिट रिस्क को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है हमारा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात की, पॉलिटिकल रिस्क पे बात की, और इंटरनल फैक्टर में हमने कंसंट्रेशन रिस्क पे बात की, पर्पज ऑफ लोन पे बात की, लोन का स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हमने यहाँ पे चर्चा की। फिर हमने बात की कि मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर किस तरह से इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, यानी मिटिगेट किया जा सकता है। इस पे हमने डिस्कस किया, ये माइक्रो लेवल पे हमने डिस्कस किया यहाँ पे। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात की कि इंटरनल रेटिंग जो करते हैं और एक्सटर्नल रेटिंग करते हैं उनमें क्या फ़र्क है और रेटिंग का पर्पज क्या है हमारा। ठीक है, तो ये सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। ये यूनिट 32 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।